सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ट्रेडर्स हॉटलाइन। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर, मेरे साथ मौजूद है मेरी सहयोगी कंचन नौटियाल और आज के मेहमान आशीष बहेती जी, जो अगले आधे घंटे आपके सवालों के जवाब देंगे। बाजार पर एक नजर डालें तो देखिए स्थिति आज भी गंभीर है। बाजार के लगातार पांचवा सत्र जो बाजार पर बिकवाली हावी होती हमें दिख रही है। निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा लुढ़क कर 23,270 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी देखिए 385 अंकों से ज्यादा की गिरावट फिलहाल देखने को मिल रही है। मिड कैप स्मॉल कैप पिट रहे हैं, ब्रेथ खराब है, अक्रॉस द बोर्ड सेलिंग देखने को मिल रही है। खैर इंडेक्स पर और ज्यादा से अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे और आपके सवाल भी लेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। बाजार में लगातार पांचवें दिन दबाव, निफ्टी 100 पॉइंट से ज्यादा फिसलकर 23,300 के नीचे। बैंक निफ्टी भी करीब 400 पॉइंट गिरा। मिड कैप और स्मॉल कैप में तगड़ी गिरावट, करीब 1,000 पॉइंट से ज्यादा टूटा मिड कैप, 2.5% से ज्यादा गिरा स्मॉल कैप इंडेक्स। ट्रंप के नए टैरिफ ऐलान से सोने की बड़ी चमक। एमसीएक्स पर सोना पहली बार 86,000 के पार। यूएस ने भी सभी देशों से स्टील और एल्यूमिनियम इंपोर्ट पर 25% टैरिफ लगाने का किया ऐलान। इधर रुपए में निचले स्तर से रिकवरी, नीचे से करीबन 65 पैसे सुधरा रुपया। बाजार को पसंद नहीं आए आयशर मोटर्स के नतीजे, शेयर 5% फिसलकर बना वायदा का टॉप लूजर। अपोलो हॉस्पिटल भी रिजल्ट के बाद 4% फिसला, लेकिन कमजोर नतीजों के बाद भी ग्रासिम 2% चढ़ा। अडानी ग्रुप के लिए सेंटिमेंट्स को सुधारने वाली खबर। ट्रंप ने मौजूदा एफसीपीए बिल पर लगाई रोक। इसी कानून के तहत अडानी पर रिश्वतखोरी का चल रहा था मामला। अडानी एंटरप्राइजेस 4% ऊपर। ग्रुप के दूसरे शेयर्स में भी देखी जा रही है खरीदारी। आज के बिग स्टॉक्स नाइका और बाटा में एक्शन। अच्छे नतीजों के बाद रौनक। आज सुबह ही दोनों का किया गया था सटीक एनालिसिस। उधर शिल्पा राउत की बीएससी में बिकवाली की कॉल का टारगेट भी हुआ हिट। क्विक सिंगल में 5,450 का दिया था लक्ष्य। तो ये थी अब तक की टॉप हेडलाइंस, लेकिन जैसे कि श्रेया ने भी मेंशन किया, बाजार का जो हाल है वो देखने लायक तो डेफिनेटली नहीं है। अक्रॉस द बोर्ड हमें लगातार एक पेन देखने को मिल रहा है। बात निफ्टी की करी जाए, स्मॉल कैप की या मिड कैप की, सारी जगह जो सेलिंग है वो कहीं ना कहीं हावी होती हुई दिखाई दे रही है। काफी सारे अच्छे ट्रिगर्स भी है, लेकिन उसके बावजूद बाजार में जो रिकवरी का सिलसिला है वो नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन चार्ट्स इस टाइम पे क्या इंडिकेट कर रहे हैं वो बहेती सर हमें ज्यादा अच्छे से बताएंगे। बहेती सर, फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग कंचन जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जी सर, कैसा लग रहा है चार्ट्स का मूड माहौल? बिकॉज बाकी चीजें इस टाइम अगर हम देखें ग्लोबल या फिर हमारे डोमेस्टिक मार्केट, इस टाइम पे थोड़ा सा पेन तो डेफिनेटली है, और ऊपर से ट्रंप की तरफ से जो लगातार कमेंट्री आ रही है उसने भी सेंटिमेंट्स को बिगाड़ा है। बट चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? जी कंचन जी, चार्ट्स में प्रेशर बना हुआ है निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में, और आज हम देख रहे हैं आईटी में भी प्रेशर है और एचडीएफसी का भी कंट्रीब्यूशन नेगेटिव की तरफ आता हुआ देखने मिल रहा है। तो इसलिए दोनों निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में प्रेशर है। निफ्टी वापस अपने 20 डेमा के नीचे स्लिप होता हुआ देखने मिला है, और सलाह यही है कि कोई पुल बैक आता है तो वहाँ पे शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढे यहाँ पे, और ट्रैप ना हो को लॉन्ग साइड में जाने में। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 23,400 के करीब का कैसे मेंटेन करे। निफ्टी में हमें लगता है नीचे में 23,050 तक का जोन निफ्टी में देखने मिल सकता है। सिमिलरली बैंक निफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे भी कोई पुल बैक आता है तो उसमें बिकवाली की सलाह रहेगी। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना है 49,900 के करीब का कैसे मेंटेन करे। नीचे में जो लेवल्स हमें दिख रहे हैं 49,000 तक के आते हुए देखने मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो फिलहाल ये रणनीति निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाकर चलें। स्थिति अच्छी नहीं है तो सेल का ही यहाँ पे कॉल दिया गया है। 23,400 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें निफ्टी में, वही 49,900 का स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है बैंक निफ्टी में। फिलहाल निचले स्तरों से ये देखने को मिल रहा है। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और हमारे कॉलर्स के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। और सबसे पहले कॉलर जो हैं वो जुड़ रहे हैं बरेली से, शंखधर जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप? बढ़िया मैम, मुमुक्ष शंखधार बात कर रहा हूँ, बरेली यूपी से। जी जी सर, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। आपका सवाल। मैम एक्चुअली क्या है कि मैंने एनसीसी की 6,000 क्वांटिटी 270 पे खरीद रखी है, तो यहाँ पे मुझे बताइए क्या करना है।
6,000 क्वांटिटी, अच्छी खासी क्वांटिटी में आपने ले रखी है। 270 का भाव और ये अभी 200 पे चल रहा है और आज भी गिरा ही हुआ है। 70 रुपए से ज़्यादा के लॉस में चल रहे हैं ये। एनसीसी बजट के दिन भी मतलब उसके बाद से और ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है। आशीष जी, कैसे लग रहे हैं आपको चार्ट्स में ये? मुझे तो कमज़ोर नज़र आ रहे हैं। क्या रणनीति ये अपना लॉस बुक कर लें या फिर अभी फिलहाल होल्ड करके चल सकते हैं? जी श्रेया जी, देखिए लॉस बुक करने की सलाह तो नहीं दूंगा यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी 70 रुपए का करीब का डाउनफॉल इन्होंने देख लिया, विच इज 30% के करीब का इनका डाउनफॉल ऑलरेडी आ चुका है। बट सलाह ये रहेगी कि थोड़ा स्टॉप लॉस जरूर रखिए। अगर आप ऐसे हाई बीटा स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हो तो उनका स्टॉप लॉस तो काफी पीछे छूट चुका है। लेकिन यहाँ पर हमें लग रहा है जिस हिसाब से अब आज गिरावट है, शायद अब ये लास्ट लेग ऑफ द फॉल रहेगा, क्योंकि एक बेस या एक सपोर्ट जोन था 200 के पास में, 200 से 195 का, और हमें लग रहा है वहां पे वापस सपोर्ट लेकर मूव दे सकता है। जनवरी 2024 में भी स्टॉक ने यहीं पे एक सपोर्ट लिया था और उसके बाद ऊपर में एक मूव दिया था। तो होल्ड करने की सलाह है, जो एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे 195 का। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये थी राय एनसीसी पर। चलिए आगे बढ़ा जाए और जो हमारे अगले दर्शक हैं गुड़गांव से, गुरुग्राम से अब हमारे साथ जुड़े हैं दिनेश जी। दिनेश जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग मैम जी, आपका सवाल। हेलो। यस जी, मेरे पास ग्रासिम का है 2488 पे 10 शेयर्स। तो इसमें Okay. शॉर्ट टर्म में क्या व्यू रहेगा? ठीक है, शॉर्ट टर्म मतलब 3-4 महीने के लिए देख रहे हैं आप? मैक्सिमम इतना, मैक्सिमम यदि 3 कम से 4 अगर महीने। व्यू हो तो कुछ। जी जी। ओके, तो 2522 और आज हमने अपने ये खबरों वाले स्टॉक में भी कवर किया था, क्योंकि इसके नतीजे आए हैं और नतीजे थोड़े से कमज़ोर आए हैं, बिलो एक्सपेक्टेशन आए हैं, लेकिन उसके बावजूद शेयर के अंदर हमें एक तेज़ी देखने को मिली है। बेसिकली जो नतीजे हैं उस पर जो डेंट पड़ा था वो पड़ा था, जो इनके फाइबर रियलाइजेशन है वो लोअर साइड पे है, और जो उनका पेंट का बिजनेस है वो बेसिकली अभी भी बिरला कॉर्पस के अंडर में है, जिसके चलते केपेक्स के लिए कंपनी को काफ़ी ज़्यादा खर्च करना पड़ रहा है और यही हिट कर रहा है कंपनी की बैलेंस शीट को। लेकिन चार्ट्स पे क्या ट्रेजेक्ट्री है? बहेती सर, ओवर टू यू। जी, कंटिन्यू देखिए, मोमेंटम अच्छा बना है और आज जिस हिसाब से रिकवरी दिखाई है स्टॉक ने, पिछले 7-8 दिनों की जो ट्रेडिंग सेशंस थे उसके हाई के ऊपर निकल के कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा है। और हमें लग रहा है कि इतने गिरते हुए मार्केट में अगर इसमें रिलेटिव स्ट्रेंथ बनी है तो ये स्टॉक वेल प्लेस्ड। अगर निफ्टी में थोड़ी सी भी रिकवरी देखने मिलती है तो ये स्टॉक शायद 2600 के इमीडिएट शॉर्ट टर्म टारगेट, और इनफैक्ट नेक्स्ट जो टारगेट है इसमें वो 2700 तक के भी देखने मिल सकते हैं। तो होल्ड करने की सलाह रहेगी इस पोजीशन को। जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2450 का एक एसएल मेंटेन करे, जो कि आज के डेलो के आसपास में है, और 2700 तक के टारगेट के लिए, इसमें शॉर्ट टर्म टारगेट के लिए बने रहे। 2450 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, 2700 के टारगेट आपको मिल सकता है। ग्रासिम में देखिए ब्रोकरेजेस भी बुलिश नजर आ रहे थे और बाई और इक्वल वेट की कॉल थी, रिजल्ट उतने अच्छे नहीं थे लेकिन ब्रोकरेजेस बुलिश। तो फिलहाल ये सलाह ग्रासिम के ऊपर। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं और हमारे मोहम्मद जी जुड़ रहे हैं नागपुर से। मोहम्मद जी, सुप्रभात सर, आपका सवाल। हाँ, गुड मॉर्निंग मैडम। एक्चुअली मैडम मेरे पास ना 2 स्क्रिप्ट है, एक एचएल की और एक है माझगांव डॉक। एचएल मैंने 200 शेयर 4800 पे लिया है और माझगांव डॉक 2300 रुपए पे 100 शेयर लिए है। तो मैडम है, इसमें 6 महीने तक मैं रुक सकता हूँ? 6 महीने के लिहाज से पूछ रहे हैं, ठीक है। हैल में इन्होंने 4800 के भाव पर इन्होंने 200 स्टॉक्स लिए हैं। हैल के 3685 पे चल रहा है, यहाँ पे 95 रुपए प्रति शेयर के लॉस के झेल रही है। वही मजगांव डॉक पे भी सवाल है, दोनों ही डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स। और चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं आशीष जी? हालांकि जो एक कल खबर आई थी कि डिफेंस एक्सपोर्ट्स ने रिकॉर्ड फिगर टच किया है 21,000 करोड़ का, उसके बाद से कल के सत्र में थोड़ा मोमेंटम देखने को मिला था इस खबर के बाद, लेकिन वो सस्टेन नहीं किया और आज भी बाजार की हालत नाजुक, तो वहां पे भी डेंट पड़ता दिख रहा है दोनों ही स्टॉक्स में। आप कैसे रीड कर रहे हैं, क्या करना चाहिए इनको? जी देखिए, ओवरऑल प्रेशर भी बना हुआ है स्टॉक में और कोई भी बड़ा मूवमेंट आ रहा है अपसाइड में तो उसमें हम देख रहे हैं कि सेलिंग प्रेशर इंटैक्ट है। बट एक बेस फॉर्मेशन जरूर बन चुका है। 3500 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया था स्टॉक का, भी जो गिरावट हुई उसके आसपास में रहा, वापस एक बाउंस बैक दिया। तो हमें लग रहा है शायद ये वापस 3550 तक टेस्ट कर सकता है, लेकिन होल्ड करने की सलाह रहेगी सिंस इनका थोड़ा सा होराइजन 6 महीने तक का है। हमें लग रहा है इसमें एक पुल बैक देखने मिल सकता है और वापस 4200 तक का जोन भी इन्हें देखने मिल सकता है इनमें जो शॉर्ट टर्म के लिए। तो यहाँ पे होल्ड करे, जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 3500 के करीब का एक एसएल मेंटेन करे।
ओके और मजगांव पे भी एक सवाल सर, मजगांव पे क्या करना चाहिए, इसमें क्या कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट हैं, और अगर होल्ड करें तो स्टॉप लॉस क्या मेंटेन करें मजगांव डॉक में? जी, रिलेटिवली इसमें थोड़ी सी स्ट्रेंथ ज़्यादा बनी हुई है मज़गांव में कंपेयर टू HL। यहाँ पे स्टॉक अभी भी अपने 200 एमआ के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और हमें लग रहा है अगर मार्केट में थोड़ी सी भी रिकवरी आए तो यहाँ पे एक अच्छा मोमेंटम बन सकता है शॉर्ट टर्म में। यहाँ पे जो इन्हें स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए वो 2100 रुपये का एक SL मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 2600 तक के जोन इन्हें देखने मिल सकते हैं। तो ये थी राय हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और मजगांव डॉक के ऊपर, दोनों ही डिफेंस के दिग्गज प्लेयर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और दिल्ली चलते हैं डायरेक्टली। अशोक जी हमारे साथ जुड़े हैं। अशोक जी नमस्कार। नमस्कार मैडम, बोलो। मेरे पास 645 शेयर हैं NTPC ग्रीन एनर्जी के 118 के हिसाब से, और लॉन्ग टर्म का व्यू है, तो क्या सजेशन क्या करना चाहिए? 118 के भाव से, राइट? अभी 309 पे ये ट्रेड कर रहा है। हालांकि आज तो गिरे हुए मार्केट में इसके भी हाल थोड़े बुरे ही हैं, लेकिन अभी जो नतीजे आए थे कंपनी के, नतीजे पॉजिटिव साइड में देखने को मिले थे। एबिटा और रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट फ्रंट में पॉजिटिविटी थी, लेकिन एबिटा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हुआ था और मार्जिन्स भी, यानी कि मिक्स बैग हम बोल सकते हैं कि नतीजे मिक्स बैग देखने को मिले थे। लेकिन चार्ट्स पे क्या ट्रेजेक्टरी है भाईती सर? जी देखिए, काफ़ी रीसेंट लिस्टिंग है NTPC ग्रीन एनर्जी की। 27 नवंबर को लिस्ट हुआ था, और लिस्ट होने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखा हमने, 155 तक का जोन दिखाया था स्टॉक ने। अभी वापस जो गिरावट आई है, या थोड़ी सी हल्की प्रॉफिट टेकिंग हम जो इसे बोल सकते हैं, वो एग्जैक्टली IPO प्राइस के आसपास में ये ट्रेड कर रहा है। तो यहाँ पे होल्ड करने की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन या एक अच्छा बेस प्राइस बन सकता है IPO प्राइस। यहाँ से हम वापस एक पुल बैक एंटिसिपेट कर रहे हैं, बट सिंस चार्ट काफी कम है तो यहाँ पे अभी वैसे कॉन्क्रीट प्राइस डिस्कवरी बोलना मुश्किल है। बट नीचे की तरफ 104 रुपए का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करें इस पोजीशन में। ठीक है, NTPC ग्रीन 104 का स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलें, फिलहाल होल्ड करने की सलाह है। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं, और यशवीर यादव जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं गुरुग्राम हरियाणा से। यशवीर जी वेरी गुड मॉर्निंग जी। आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम। जी आपका सवाल सर। मेरे पास यह सेल के हैं मैम 700 शेयर 116 पे, ठीक है, और NTPC 200 शेयर है 136 पे। ठीक है। अभी NTPC ग्रीन पे ही बात चल रही थी, चर्चा चल रही थी, होल्ड करने की सलाह मिली है। फिलहाल 104 का स्टॉप लॉस लगाकर चले, तो NTPC ग्रीन पे हो गए। सेल का सवाल मैं आपका ले रही हूँ। 102 पे अभी कारोबार कर रहा है, और 116 पे आपकी खरीद है। लॉस में है आप, 14 रुपए के प्रति शेयर के करीब के लॉस में। स्ट्रेंथ नजर आ रही है क्या? और जो डेवलपमेंट मिल रहे हैं US से आशीष जी, और जिस तरीके से ट्रंप ने स्टील और एल्यूमिनियम के इंपोर्ट पे 25% का टैरिफ लगाया, उसके बाद से कल भी देखने को मिला मेटल पैक डेंट पड़ा था उस पर। कैसे देख रहे हैं आप इस स्टॉक को? चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? मेटल में काफी प्रेशर बना हुआ है। कल भी हम देखा था हमने कि काफी गिरावट थी। सेल कल भी 5% गिरा था, और आज वापस फॉलो थ्रू सेलिंग इसमें वापस 3% के करीब हो चुकी है। एक अहम क्रूशियल सपोर्ट जोन के पास है, लेकिन हमें लग रहा है कि शायद ये भी आज ब्रेक होता हुआ देखने मिल सकता है। थोड़ा सा कॉशियस रहने की जरूरत है। इन्हें 100 रुपीज के करीब का एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। अगर उसके नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी। ओके, तो ये थी राय सेल पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, और पानीपत से सुरेश जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुरेश जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या सवाल है आपका? सर, मैंने अदानी पावर के शेयर लिए हुए हैं, 65 क्वांटिटी है, और 662 का रेट है मेरा, तो बताइए क्या करूं? ओके, टाइम फ्रेम क्या लेके चल रहे हैं? और कोई अभी सोचा नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए भी मतलब जा सकता हूं मैं। अच्छा, ऐसा कोई वो नहीं है। अडानी पावर के नतीजे तो वैसे अच्छे आए थे, नेट प्रॉफिट में अच्छा इजाफा था, रेवेन्यू मार्जिन भी उभरते हुए नजर आए थे। 26% से मार्जिन बढ़ गए थे करीबन 37%, और आज तो अडानी के पूरे ही ग्रुप में तेजी है जब से ट्रंप की तरफ से कमेंट्री आई है। बहेती सर, चार्ट्स क्या इंडिकेट कर रहे हैं? ये देखिए, चार्ट्स में तो कोई स्ट्रेंथ नहीं है। जरूर आज एक पुल बैक थोड़ा सा देखने मिला था ऊपर की तरफ, लेकिन अगर आप इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो पुल बैक भी पूरा सरेंडर करता हुआ देखने मिला है। ऊपर में 511 तक का इंट्राडे हाई जरूर बना था, लेकिन वापस टॉप 500 के नीचे स्लिप हो चुका है। तो यहाँ प्रेशर जरूर बना हुआ है सेलिंग का, और कोई भी पुल बैक आ रहा है वहां पे हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली सेलिंग बनी हुई है। और थोड़ा सा ये स्टॉक वैसे हाई बीटा कैटेगरी में भी रहता है, तो यहाँ पे कॉशियस रहे। 480 के अगर नीचे स्लिप होता है तो इसमें से एग्जिट करने की सलाह रहेगी, या कोई पुलबैक भी आता है और इनके भाव के आसपास में भी स्टॉक जाता है तो उसमें उस लेवल पे भी एग्जिट करने की सलाह। ठीक है,
पुल बैक में एग्जिट करने की सलाह है, फिलहाल एग्जिट करने की रणनीति आप लगाकर चले अडानी पार में। चलिए अब अगले कॉलर की तरफ चलते हैं हम, और हमारे साथ जुड़ रहे हैं मनोज कुमार जी हरियाणा से। मनोज जी गुड मॉर्निंग सर, आपका सवाल। गुड मॉर्निंग मैम, मेरे पास ना बजाज फाइनेंस के शेयर हैं 8,000 के रेट के 318। ठीक है, कितना टाइम फ्रेम लगा के चल रहा है, लॉन्ग टर्म के लिहाज से या शॉर्ट टर्म के लिहाज से? शॉर्ट टर्म के हिसाब से मैम 1-2 महीने के हिसाब से। तो प्रॉफिट में है बजाज फाइनेंस में 8,000 की खरीद इनकी, और ये देखिए 245 रुपए प्रति शेयर पे प्रॉफिट में है। ये क्या करना चाहिए, बजाज फाइनेंस अभी होल्ड ही है? जी देखिए, मोमेंटम बहुत स्ट्रांग बना था बजाज फाइनेंस में, और हमने देखा कि नंबर्स के बाद भी इसमें 3 फरवरी को एक बहुत स्ट्रांग मूव बना स्टॉक में, और 5-6% तक की तेजी देखने मिली थी उस दिन, और उसके बाद थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग जरूर देखने मिला, बट इन लाइन विद मार्केट है। स्टॉक अभी भी अपने 20 टेमा के काफी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ होल्ड करने की सलाह है। जो स्टॉप लॉस इन्हें मेंटेन करना चाहिए वो एग्जैक्टली इनका जो कॉस्ट प्राइस है 8,000 के पास में, वहीं पे एक स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करे। ऊपर में हमें लगता है इसमें 8,800 तक का जोन इन्हें देखने मिल सकता है। ओके, तो ये थी राय बजाज फाइनेंस पे। श्रेया, आज वैसे हमने सुबह डिस्कस किए थे नायका के नंबर्स, और नंबर्स काफी रोबस्ट आए हैं, और हमारे चैनल के मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल सर ने भी इसके ऊपर चर्चा की थी, और बिग स्टॉक्स में शामिल था। उसके बाद काफी तेजी देखने को मिल रही है। ये तो नंबर्स की बात हो गई। आपने शॉपिंग कितनी करी नायका से? मुझे लग रहा है नायका में जो तेजी आई है और जो रिजल्ट काफी अच्छे रहे उसके, वो मेरी वजह से हुआ है कि काफी ज्यादा मैं नायका इस्तेमाल करती हूँ, और मुझे लगता है कि एक बड़ा तबका है जो नायका का इस्तेमाल करता है, चाहे वो ब्यूटी सेगमेंट की बात हो या फैशन सेगमेंट की बात हो। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी इस्तेमाल करती होंगी नायका। बताइए कंचना, आप करती हैं इस्तेमाल? हाँ, बहुत कम। अच्छा, बहुत कम। बहुत कम मैं यूज करती हूँ, बट हाँ कहीं ना कहीं तो हम यूज कर रहे हैं, और उसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा हमें नतीजों में भी देखने को मिला है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा सोलर पावर जनरेटिंग नेशन है। हमारी नॉन फोसिल फ्यूल एनर्जी कैपेसिटी 3 गुना बढ़ी है। भारत G20 देशों में पेरिस समझौते के लक्ष्यों को पूरा करने वाला पहला देश है। भारत कैसे अपने लक्ष्य समय से पहले प्राप्त कर रहा है, इसका एक और उदाहरण है इथेनॉल ब्लेंडिंग। आज भारत 19% इथेनॉल ब्लेंडिंग कर रहा है। इससे फॉरेन एक्सचेंज की सेविंग हुई है और सब्सटेंशियल फार्मर रेवेन्यू जनरेट हुआ है। साथ ही CO2 एमिशंस में सिग्निफिकेंट कट भी आया है। हम अक्टूबर 2025 से पहले ही 20% इथेनॉल मैंडेट अचीव करने की राह पर है। आज भारत की बायोफ्यूल्स इंडस्ट्री तेजी से ग्रो करने के लिए तैयार है। हमारे पास 500 मिलियन मैट्रिक टन्स का सस्टेनेबल फीडस्टॉक है। इंडिया की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस बना और लगातार एक्सपांड हो रहा है। इससे 28 नेशंस और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जुड़ चुके हैं। ये वेस्ट को वेल्थ में ट्रांसफॉर्म कर रहा है और सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस सेट कर रहा है। साथियों, भारत अपने हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज के पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लोर करने के लिए निरंतर रिफॉर्म्स कर रहा है। बड़ी डिस्कवरीज और गैस इंफ्रास्ट्रक्चर के व्यापक विस्तार के कारण हमारा गैस सेक्टर एक्सपांड कर रहा है। इससे हमारे एनर्जी मिक्स में नेचुरल गैस का शेयर बढ़ा है। भारत अभी 4th लार्जेस्ट रिफाइनिंग हब है और हम अपनी कैपेसिटी
20% तक बढ़ाने में जुटे हैं। साथियों, हमारी जो सेडिमेंट्री बेसिन्स है, इसमें कई सारे हाइड्रोकार्बन रिसोर्सेज मौजूद है। इनमें से कई का पता चल चुका है और कई ऐसे हैं जिन्हें खोजा जाना बाकी है, जिनका एक्सप्लोरेशन बाकी है। इंडिया का अपस्ट्रीम सेक्टर और आकर्षक हो, इसके लिए सरकार ने ओपन एकरेज लाइसेंस पॉलिसी OALP बनाई है। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन को खोलना हो या सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाना हो, सरकार ने इस सेक्टर को हर तरह से मदद दी है। ऑयल फील्ड्स रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट में हुए बदलाव के बाद अब स्टेक होल्डर्स को पॉलिसी स्टेबिलिटी, एक्सटेंडेड लीजेस और इंप्रूव्ड फाइनेंशियल टर्म्स की सुविधा भी मिलेगी। सरकार के इन रिफॉर्म्स के कारण समुद्री क्षेत्र में ऑयल और गैस रिसोर्सेज की खोज करने, इनका प्रोडक्शन बढ़ाने और स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स को मेंटेन करने का काम आसान होगा। साथियों, भारत में कई डिस्कवरीज और बढ़ते पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नेचुरल गैस की सप्लाई बढ़ रही है और इसी कारण आने वाले समय में नेचुरल गैस का उपयोग भी बढ़ने वाला है। इन सारे क्षेत्रों में आपके लिए निवेश की बहुत सारी संभावनाएं बन रही हैं। साथियों, आज भारत का बहुत बड़ा फोकस मेक इन इंडिया पर है, लोकल सप्लाई चेन पर है। भारत में पीवी मॉड्यूल सहित बहुत संभावनाएं हैं। हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट कर रहे हैं। 10 साल में भारत की सोलर पीवी मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी का विस्तार हुआ है। ये क्षमता 2 गीगावाट से बढ़कर करीब 70 गीगावाट हो गई है। PLI स्कीम की वजह से ये सेक्टर और आकर्षक हो गया है। इससे हाई एफिशिएंसी सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिला है। साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का ट्रेडर्स हॉटलाइन में। और अब वक्त हो गया है ग्रोथ कोड का, जो ग्रो और CNBC आवाज की एक खास पहल है। रिटेल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को एम्पावर करने के लिए जाने माने इन्वेस्टर और प्रोफेशनल ट्रेडर ग्रो के ट्रेडिंग राइट इवेंट में शामिल हुए, जहां पे उन्होंने अपनी खास रणनीतियां लोगों के साथ साझा की है। आइए सुनते हैं कंपाउंडिंग वेल्थ एडवाइजर के मैनेजिंग पार्टनर राकेश पुजारा ने अपनी ट्रेडिंग जर्नी से जो मिले सबक है उसके बारे में क्या कहा है। आपने अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी की शुरुआत किस तरीके से की थी? क्या वो ऐसा कौन सा पॉइंट था जहां पे आपको लगा कि यस, नाउ आई हैव टू स्टार्ट डूइंग इन्वेस्टमेंट? So basically, I started my journey in 1992 as a student. Like many youngsters attract होते हैं मार्केट में, तो मैं भी अट्रैक्ट हुआ था 92 में, जब भी हर्षद मेहता का बुल रन चालू था। कुछ भी बिना सोचे समझे पैसा लगा दिया और पैसा ज़ीरो हो गया। तभी समझ में आया कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं करना चाहिए। देन आई वर्कड फॉर अ ब्रोकर्स ऑफिस फॉर 20 years. आई लुक्ड एट द मार्केट इन क्लोज क्वार्टर्स, बहुत नज़दीक से देखा, लोगों को काफ़ी पैसा बनाते देखा, काफ़ी पैसा तोड़ते हुए देखा, इन्वेस्टमेंट करते हुए देखा, स्पेकुलेट करते हुए देखा। तो समझ में आ गया ये मार्केट में पैसा तो बहुत है। अगर आप अच्छी तरह से उसको ढंग से अप्रोच करते हो, एक अच्छा सा ट्रेनिंग लेके समझ के अगर इन्वेस्टमेंट चालू करते हो। जिस टाइम पे हम इन्वेस्टमेंट करते हैं पर्टिकुलरली, तो इन्वेस्टमेंट आगे चल के एक स्कैम बन सकता है। उसके लिए जो रेड फ्लैग्स होते हैं उसको हम इनिशियल स्टेज में किस तरीके से समझें? हर एक चीज़ स्कैम नहीं है। पहली बात तो काफ़ी कुछ लार्ज मेजॉरिटी मार्केट बहुत ही हेल्दी
और जेन्यून है। आपको कंपनी का बिजनेस मॉडल नहीं है समझ में आता है तो वहाँ इन्वेस्ट मत करिए। अगर आपको खुद को नहीं समझ में आता है तो आप कुछ ऐसे अच्छे गिने चुने एडवाइज़र को, आप काफ़ी फ्री एडवाइस अवेलेबल है सोशल मीडिया पे, आप उनको फॉलो करिए कि उनका रिकमेंडेशन क्या है, बिज़नेस का अंडरस्टैंडिंग क्या है, बाद में इन्वेस्ट करिए। डायरेक्ट IPO आया तो पैसा बनना ही है, या कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र है या तो कोई ट्रेडिंग एडवाइज़र है तो वो जो बोलेगा वो होना ही है, ऐसा नहीं है। मतलब अच्छे एडवाइज़र का भी राय गलत जाता है और नुकसान भी हो सकता है। तो ये थी राकेश जी की कुछ खास टिप्स जहां पे उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है कि किस तरीके से चीज़ों को ठीक किया जाए अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में। तो ट्रेडर्स हॉटलाइन को यहीं पे रैप अप करते हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, आप यहीं रहिए। श्रेया भी आपके साथ है, खिलाड़ी नंबर 1 लेके आपके साथ आएगी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक।